हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर पर आ चुका है। जो बातें रह गई थी वो आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई होप पहला वीडियो जो है वो आपने देख लिया होगा। वहाँ पर भी मैंने जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हैं, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बातें थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से इन चीज़ों को याद कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी बात हम लोग करते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर वाले पोर्शन के अंदर, उसकी रासायनिक समीकरण और उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन क्या है। तो ये पूरी बात यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन हो रखी है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको इसका आंसर जो है वो पूरा यहाँ पर दिखा दूंगा एक बार से। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि विलियमसन ईथर संश्लेषण से हम करते क्या है। तो देखो, विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है उसमें हमारे पास में एक एल्किल हैलाइड होता है। कितने डिग्री होता है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। और साथ में, इसके साथ में अपने पास में रहता है धातु का ऑक्साइड। तो मैंने यहां धातु के ऑक्साइड के रूप में किसको ले लिया है? सोडियम एल्कोक्साइड को ले लिया है। ठीक है, धातु सोडियम है तो नाम सोडियम को लिखेंगे पहले, धनायन है क्योंकि वो। और एल्किल समूह के साथ जब ऑक्सीजन होता है तो इसको कहा जाता है एल्कोक्साइड। ठीक है, ये एक ईथर बनाने की विधि है। और यहां जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ना वो SN2 होता है। SN2 का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ा था, दो टाइप से होता है, SN1 और SN2। तो यहाँ SN2 फॉलो होता है। होता ये है कि भाई जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें हमें पता है जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो समझने के लिए, जो कार्बनिक भाग है उस पर आप धनावेश दिखा दें और जो आपका हैलोजन है उस पर आप ऋणावेश दिखा दें। ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये दोनों काम करता है। ये नाभिक स्नेही का भी काम करता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, और ये अच्छे बेस भी होते हैं, गुड बेस। ठीक है, अब ये नाभिक स्नेही का काम कब करता है, अच्छे बेस का, अच्छे क्षार का काम कब करता है, उसकी बात मैं आगे करूंगा अलग से एग्जांपल लेकर के। अभी आप समझे, अभी मैं इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करवा रहा हूं। अभी यहां पर इस अभिक्रिया में ये नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो नाभिक स्नेही का काम क्या है? नाभिक स्नेही का काम है कि भाई वो आक्रमण करेगा उस जगह पे जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी चल रही है। तो जैसे ही यहां पर आक्रमण होगा तो ये एक नया नाभिक स्नेही आ रहा है हमारे पास और पुराने वाले को हम बाहर निकाल देंगे। तो होगा क्या, देखो यहां से हमें देखने को मिलेगा, ये जो आर है ना, इस आर के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। जो आक्रमण कर रहा है ना वो परमाणु जुड़ता है तो क्या बन जाएगा? ROR। अगर आप इसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं, दोनों आर अगर आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस आर पे आर डैश बना लें इसको, मतलब ये दोनों एल्किल समूह क्या है? अलग अलग हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा? आर डैश लगा लो आप किसी पे भी एक तरफ। ठीक है, ROR क्या होता है? ROR होता है हमारा ईथर। सह उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा? तो यहां से X माइनस निकला है, यहां से Na प्लस निकला है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाने के? NaX। अब इस अभिक्रिया के एग्जाम्पल की बात करें। ये तो अभिक्रिया हो गई हमारी, पूरी कैसे होती है इसके मैकेनिज्म की बात हम लोग करें, उदाहरण लेके करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म समझने के लिए मैंने एक रिएक्शन लिख दी, जैसे RX जो है ना इस RX को मैंने यहां ले लिया और ये मेरे पास में क्या है? ये है मेरे पास में CH3I। ठीक है, प्लस RONA को कैसे लिख सकता हूं? जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये है मेरे पास में CH3 CH2, क्योंकि मैंने इधर एक कार्बन ले लिया, इधर R जो है ना उसको दो कार्बन के रूप में ले लिया है। यहाँ O माइनस और इसके साथ में किसको ले लूंगा? Na प्लस। ये मेरा सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। अब जब ये कार्बन जो है जिसके ऊपर आंशिक धनावेश है और यहां पर क्या है? आंशिक ऋणावेश, ये CH3CH2O माइनस जो है इसका आक्रमण यहां जब आप करवाओगे तो एक संक्रमण अवस्था बनती है। यहां पुराना नाभिक स्नेही जो है वो उसका बाहर निकलना और नए नाभिक स्नेही का जुड़ना, क्योंकि हम SN2 में पढ़ चुके हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं। और ये जो स्टेप होता है ना ये स्लो स्टेप होता है, मंद पद होता है। और आपको पता होना चाहिए जो स्लो स्टेप होता है ना वो ही RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। और वेग निर्धारक पद में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसको SN2 में गिना जाता है। ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आणविकता जो होती है या जो अणु संख्यता होती है वो कितनी होती है? 2। अब देखो संक्रमण अवस्था कैसे बनेगी। संक्रमण अवस्था बनाने का, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको इस कार्बन पे फोकस कर लेना है। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, उनको आप परमानेंटली लगा दीजिए। तो मैंने यहां 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहां से आयोडीन जो है ना, जो पुराना नाभिक स्नेही, वो निकलेगा तो उसका बॉन्ड कमजोर होगा।
कमजोर होगा तो आप ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। किसके रूप में बाहर जाएगा? वो माइनस के रूप में बाहर जाएगा, सही। और जो आक्रमण कर रहा है वो भी माइनस लेकर के आ रहा है, तो वो बैक अटैक करता है। SN2 में मैंने बताया भी था, पीछे से आक्रमण करता है ताकि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण ना हो, समान आवेश है ना दोनों पे। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, यहां पर आप लिखेंगे CH3 CH2 ऑक्सीजन जो ऋणावेश लेकर के आ रहा है, और ये अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा कार्बन के साथ। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। यहां पर कार्बन जो है ना उसके 5 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, हालांकि परमानेंट नहीं है, लेकिन इसको पंच संयोजी संक्रमण अवस्था ही बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां पर कंटिन्यू अगर हम लोग करें तो ये फास्ट स्टेप होगा, यहां पर फास्ट स्टेप। इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपका जो पुराना नाभिक नहीं है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे -I-, मतलब बाहर जा रहा है I-, और कौन जुड़ जाएगा इस कार्बन पे? 3 तो क्या लगे हुए हैं इस कार्बन पे? 3 तो हाइड्रोजन लगे हैं, और इस पे परमानेंट बॉन्ड बना लेगा कौन? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो है उसके साथ एक CH2 और एक CH3 लगा हुआ, कुछ इस तरीके से। तो ROR ये हमारे पास में क्या बन करके आ गया? ईथर बन करके आ गया है, ठीक है। तो ये मैंने उसका उदाहरण समझा दिया आपको। अगर आप इसको पहले अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे तो CH3I लेंगे, CH3 CH2O Na लेंगे, और सीधा ये प्रोडक्ट लिख देंगे। पूरी क्रियाविधि समझानी है तो ये पूरी क्रियाविधि हो गई। आ गई बात समझ में भाई? तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण है, जिसमें आपने एल्किल हैलाइड लिया है और आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है। यहां ध्यान रखने की बात यह है, लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है, सीमाएं का मतलब कमी। ध्यान क्या रखना आपको, ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है ना, ये दोनों काम करता है, ये क्षार का भी काम करता है, ये नाभिक स्नेह का। लेकिन ध्यान रखना भाई, अगर आपको यहां पर इस सोडियम एल्कोक्साइड को नाभिक स्नेह के रूप में काम में लेना है तो इस एल्किल हैलाइड को या तो आप सुपर 1 डिग्री ले, ये सुपर 1 डिग्री है, या फिर आप 1 डिग्री ले, मतलब CH3 CH2I, तो वो प्रॉपर 1 डिग्री हो जाएगा, इसको हम सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। अगर आपने इसको 3 डिग्री ले लिया ना, तो अब ये सोडियम एल्कोक्साइड जो है ना वो नाभिक स्नेह का काम नहीं करेगा, वो काम करेगा वहां पर क्षार का। अब कैसे करेगा वो देखो, इसको अगले पेज पे समझाता हूं। जैसे मान लो, फिर आगे वो जो उदाहरण है ना हमारे असाइनमेंट के अंदर, उसको मैं दिखा दूंगा आपको। अगर मान लो आपने हैलाइड ये ले लिया CH3, यहां पर भी CH3 ले लिया आपने, और यहां किसको ले लिया आपने? आयोडीन को, ठीक है। कितने डिग्री हैलाइड है ये? 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री RX है ये। और अगर मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, मैंने यहां लिख दिया है CH3, और यहां पर मैं किसको लेकर आ गया? CH2, और यहां पर O- है, और इसके साथ मैं किसको लेकर के आ गया? Na+ को। तो होता यह है कि भाई यहां पर जो अभिक्रिया होती है ना वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होकर के कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ये हो जाती है विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है ना वो होता है एल्कीन। अब ये विलोपन कैसे होगा वो देखो। विलोपन का तरीका सिंपल सा यही होता है कि आपका जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसको आप अल्फा बोल दें, अल्फा से जुड़े हुए जितने भी कार्बन होते हैं वो सब बीटा होते हैं। तो यहां जो मेरे पास बीटा कार्बन है ना वो सारे सेम है, सेम का मतलब 1 डिग्री है सारे के सारे। तो आप किसी भी एक कार्बन को बीटा कार्बन के रूप में काम में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे अगर लिख दूं, इसको 2 कर दूं CH2, और एक हाइड्रोजन को अलग दिखा दूं समझाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन 3 ही है कार्बन पे, तो एक को मैंने बाहर दिखा लिया। अब होगा ये कि ये जो CH3 CH2O- है ना, ये अगर बेस का काम कर रहा है, बेस का काम क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने हैलाइड 3 डिग्री ले लिया। तो यहां से क्या होगा कि ये O- जो है बेस का काम होता है अम्लीय हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो ये जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है ना, इसको H+ के रूप में बाहर निकालेगा ये। और H+ के रूप में निकलने का मतलब है कि यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन का था एक हाइड्रोजन का था, दोनों को आप यहां शिफ्ट करोगे। यहां शिफ्ट करोगे तो नया बॉन्ड बनेगा अल्फा बीटा के बीच में। अब कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बना नहीं सकता, तो यहां से बाहर जाएगा कौन? I-, ठीक है। ये आयोडीन जो है ये I- के रूप में यहां से बाहर जाएगा। तो यहां मैं माइनस दिखा देता हूं, ये माइनस के रूप में, ठीक है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो कैसे लिखेंगे इसको मैंने नहीं छेड़ा, ये कार्बन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ था? CH3। ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो आप, तो ये डबल बॉन्ड CH2। अब I- बाहर जा रहा है तो Na+ के साथ जुड़ करके वो क्या बना देगा? NaI बना देगा। एक तो ये अपना सह उत्पाद होगा, दूसरा CH3 CH2O- ने H+ लिया है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। इस एल्कीन का नाम क्या है? तो देखो, एक तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन याद रखना भाई, अगर IUPSC पूछेगा तो क्या कैसे लिखोगे? 1 2 3 ऐसा भी सवाल आ सकता है। आइसोब्यूटिलीन का IUPSC नाम बताओ, तो आपने नंबरिंग कर ली डबल बॉन्ड के हिसाब से। अब प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? 2 पे, तो नाम क्या लिखोगे आप? नाम लिखोगे 2 मेथिल प्रतिस्थापी को। 3 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन लिख दो, या तो या प्रोप 1 इन लिख सकते हो आप इसको,
ठीक है, तो ये कहानी थी हमारे भाई किसकी, विलियमसन ईथर संश्लेषण की। अब बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ, जिसमें ये बात जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। देखो ये रहा। ठीक है, तो यहां पर मेथॉक्सी एथेन बन गया, जो इसका यूपीएससी नाम है ईथर का। मेथॉक्सी कैसे लिखते हैं भाई, ये भी देख लो आप। आपका जो छोटा एल्किल समूह होता है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। तो छोटे एल्किल समूह में कार्बन कितने हैं, छोटे एल्किल समूह में कार्बन 1 है, तो ये तो मेथॉक्सी हो गया। और बाकी बचे हुए कार्बन गिन लो आप कितने हैं, तो वो 2 कार्बन है और दोनों सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा, एथेन। फिर लिमिटेशन में, कमियों में क्या लिखा हुआ देखो, उपरोक्त अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्किल हैलाइड प्राथमिक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एल्कोक्साइड आयन जो है वो ना तो न केवल अच्छे नाभिक नहीं है, अपितु अच्छे क्षार भी होते हैं। इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया के स्थान पर कौन सी हो जाती है भाई, विलोपन। जैसे यहां हो गया देखो, सेम यही हमने आपको समझाया भाई। तो ये 3 डिग्री हैलाइड लिया हुआ इसने। फिर है अल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता की तुलना कीजिए। तो देखो ये भी अच्छा सवाल बनता है, सुनिएगा भाई, फिर आपको ये दिखा दूंगा मैं। अगर हम लोग बात करें किसकी, अल्कोहल की और फिनोल की अम्लता की, तो यहां मैं डिस्कस कर देता हूं। तो देखो अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल होता है ROH। ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो आप, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, और या फिर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH ले सकते हैं। इसका आप आयनन करवाओ, आयनन करवाया आपने तो कैसे होगा आयनन, देखो RO माइनस प्लस करके क्या लिखेंगे, H प्लस। दूसरा आपके पास फिनोल है, तो फिनोल का भी आप आयनन करवा लो। ये आपके पास में 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, इसमें आपको पता है भाई यहाँ OH रहता है। इसका जब आपने आयनन करवाया, आयनन का मतलब ये है कि भाई जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जो ऑक्सीजन है ना, उससे जुड़ा हुआ आपका जो हाइड्रोजन है ना, उसको आप H प्लस के रूप में बाहर निकाल दो, O माइनस और H प्लस। देखो होता क्या है, अगर आपको अम्लीय प्रकृति, कार्बनिक यौगिकों में खास बात, कार्बनिक यौगिकों में अगर आपको अम्लीय प्रकृति की तुलना करनी है, तो आप ये देखो कि आयनन के पश्चात जो ऋणावेशित स्पीसीज बनती है, इसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। चाहे वो आपका अल्कोहल का हो, चाहे वो आपका फिनोल का हो, तो ये संयुग्मी क्षार है। अब फिनोल का जो संयुग्मी क्षार होता है ना, उसको बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन। यही लिख देता हूं मैं, फिनोल के संयुग्मी क्षार को क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। और अल्कोहल के संयुग्मी क्षार को बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है भाई, याद रखने की बात यह है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसकी आप अम्लीय प्रकृति की तुलना कर रहे हैं, तो उसमें एक बात ध्यान रखें कॉमन, जिस कार्बनिक यौगिक का संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी होता है, उस कार्बनिक यौगिक की अम्लीय प्रकृति भी अधिक होती है। तो भाई कार्बनिक यौगिक में क्या रिलेशन है, देखो ये रिलेशन याद रखना सीधा सा, फिर हम नए पेज पे चलेंगे। संयुग्मी क्षार स्थायित्व जो है ना, ये सीधे समानुपाती होता है कार्बनिक यौगिक की अम्लीयता के। रह जाएगी बात ये ध्यान। अब संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कैसे चेक करें, ये स्थायित्व कैसे चेक होगा, तो मैं सिखाता हूं आपको कैसे चेक करना है। तो देखो भाई नए पेज पे चलते हैं हम। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास में कार्बनिक यौगिक है, जैसे अगर बात करूं मैं किसकी, अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में हमें पता है संयुग्मी क्षार क्या था, RO माइनस। ठीक है, और इसमें हमें यह देखना होता है, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो फिनोल हो, कि जो ऋणावेश आया है ना, वो ऋणावेश जो है क्या किसी तरीके से कम हो सकता है क्या, क्योंकि कोई भी स्पीसीज है ना, उसका आवेश एक तरीके से दुश्मन, आप ये मान सकते हैं। आवेश क्या है, दुश्मन। तो 2 तरीके हैं आवेश को कम करने के, या तो कोई ऐसा समूह लगा हुआ हो जो आवेश को कम कर दे, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, सब दुश्मन है भाई। या फिर वो आवेश जो है ना, वो विस्थानीकृत हो जाए। विस्थानीकृत का मतलब होता है अपनी पोजीशन को बदले, अपनी पोजीशन जो है ना वो एक एटम से दूसरे एटम पे लेके जाए। रुका हुआ नहीं होना चाहिए आवेश, आवेश चलता रहना चाहिए। और आवेश चलता है किससे, आवेश चलता है अनुनाद से। कम करने का तरीका क्या है आवेश को, या तो -I समूह लग जाए या फिर लग जाए -M। ठीक है, तो इनको चेक करते हैं कि भाई यहां पर क्या कहानी है। मुझे पता है एल्कोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। अगर +I प्रभाव है तो देखो क्या होगा, इसको मैं अलग से लिखता हूं। +I प्रभाव होने से ये जो R है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो ये ऋणावेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ रहा है। और अगर आपको पता है, मैं पीछे वाले पेज पे लिख करके आया हूं कि अगर आवेश बढ़ता है तो स्थायित्व जो है ना वो क्या हो जाएगा भाई, स्थायित्व हो जाएगा कम। अब आओ फिनोल के पास। तो देखो फिनोल में कोई ऋणावेश को बढ़ाने वाला समूह जो है वो सीधे तौर पे नहीं लगा हुआ है,
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका, ये इस वलय के पाई बंध के साथ संयुग्मन में है, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो अगर इस नेगेटिव को आप यहां उतार दें, जैसा मैं बता चुका हूं, पीछे 2 लेक्चर से बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में, कि अगर वलय से सीधे जुड़े हुए परमाणु पर लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर उसको संयुग्मन मिल रहा है वलय से, तो वो लोन पेयर वलय में उतरेगा। तो जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां उतारोगे तो पाई बॉन्ड उठ करके कहां जाएगा? कार्बन के ऊपर। तो अगली जो मेरे पास में अनुनादी संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी? जैसा पे पिछले लेक्चर्स में भी कंप्लीट बना के आया था वैसे ही बनेगी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। यहां नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन। अब चार्ज नहीं आएगा ऑक्सीजन पे क्योंकि 2 बॉन्ड बन गए हैं ऑक्सीजन के। 1 बॉन्ड होता है तो माइनस आता है, 3 होते हैं तो प्लस आता है। इनको याद करो इन चीजों को। अब नेगेटिव चार्ज कहां उतरेगा? कार्बन कार्बन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड उठा के आप किसको दे देंगे? कार्बन को। ठीक है, तो अगली जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसी दिखेगी। यहां नेगेटिव चार्ज आने से 2 इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड एज इट इज था, यहां नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगा? ऑक्सीजन। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, असाइनमेंट में हो रखा है तो वहां आप इसको देख लेंगे। अब देखो, इन दोनों को देखने से मैं एक बात कह सकता हूं कि जो मेरा फिनोल है ना, इस फिनोल के संयुग्मी क्षार में मुझे क्या देखने को मिला? मुझे देखने को मिला आवेश का विस्थानीकरण। और आपको मैंने क्या बताया? आवेश का विस्थानीकरण जहां देखने को मिलता है, वहां पर जो स्पीसीज होती है ना, उस स्पीसीज का स्थायित्व जो है ना वो बढ़ता है। और स्थायित्व अगर बढ़ेगा तो आपको पता लग गया इस चीज का कि अम्लीयता भी क्या होगी? अम्लीयता भी बढ़ेगी। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कंक्लूजन के तौर पे कि अगर आपसे, क्योंकि बोर्ड में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे? आप आयनन को लिखेंगे। आयनन को लिखने के बाद में, जो पीछे हमने लिखा था, आयनन को लिखने के बाद में आप उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया से यह स्पष्ट है कि एल्कोहल के आयनन से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन में एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन परमाणु के ऋणावेश में वृद्धि होती है, जिससे संयुग्मी क्षार का स्थायित्व घटता है। जबकि इसके विपरीत फिनोल के आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन परमाणु का ऋणावेश अनुनाद के द्वारा विस्थानीकृत होता है, और आवेश के विस्थानीकरण के कारण फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ता है, और स्थायित्व बढ़ने से अम्लीयता भी बढ़ जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल का संयुग्मी क्षार फिनोल के संयुग्मी क्षार से कम स्थायी है, जिससे फिनोल की अम्लीय प्रकृति एल्कोहल से अधिक प्राप्त होती है। ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लैंग्वेज जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, यही लैंग्वेज आपको पूरी यहां पर लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई। एथीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से एथेनॉल निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे, समझा देता हूं। देखो बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको एथीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से एथेनॉल बनाना है। तो देखो क्या होगा, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन का तरीका क्या है, अभिक्रिया कैसे लिखेंगे और उसकी क्रियाविधि कैसे होगी, दोनों बातें समझ लीजिए भाई। एथीन लेना है तो एथीन का मतलब 2 कार्बन की एल्कीन। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसके ऊपर ऐसे H+ लिख देना है। जलयोजन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? H2O की। ठीक है, तो चाहे इसको H2O को H+ के साथ लिख दें स्लैश लगा करके। अब इसका जो उत्पाद बनेगा ना वो बनेगा एथेनॉल। ये एथेनॉल बन गया, नाम आप लिख ही लोगे। इसकी क्रियाविधि कैसे होगी वो समझे भाई, पूरी बातें मैं इसके अंदर आपको जो भी होंगी वो समझा दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और आपको सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवानी है H+ से। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन बोलते इसीलिए ही है। चाहे तो आप यहाँ H2SO4 लिख लें H+ की जगह, क्योंकि अम्ल का काम है H+ देना, या फिर आप H+ लिख दें, क्योंकि H+ किसने दिया होगा? किसी ना किसी अम्ल ने दिया होगा। H+ के ऊपर इस पाई बंध का आक्रमण करवा दें। अब जब एल्कीन में कार्बन 2 ही हैं, दोनों कार्बन सेम है, तो इस H+ को आप किसी भी तरफ जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई आपको पता, आपने पाई बंध किसका यूज किया? इन दोनों का, कार्बन का ही था पाई बंध, तो ये H+ भी दोनों में से किसी पे जाएगा, मैंने भेज दिया। जिसके ऊपर जाएगा ना H+, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका ये एक पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में से अगर कम भी हुआ है तो हमने H+ जोड़ दिया उसके ऊपर, तो उसके तो भरपाई हो गई। नुकसान इस कार्बन को हुआ है क्योंकि उसका एक बॉन्ड कम कर दिया आपने और उसको कुछ मिला भी नहीं, तो चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब क्या करोगे? इस पॉजिटिव चार्ज पे, ये कार्ब धनायन बोला जाता है, इस अभिक्रिया का भी जो मध्यवर्ती है वो कौन है? कार्ब धनायन है, याद रखना, आपसे पूछ भी सकता है।
प्लस करके क्या लिख देंगे H2O। अब ये जो H2O में ऑक्सीजन है ना, इसका आक्रमण करवा दो यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ कम है, ज्यादा वाला कहाँ आक्रमण करता है, कम वाली जगह पे आक्रमण करता है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ मैं लिख दूंगा CH3 CH2, ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। समझो इस चीज को, ऐसे लोन पेयर का जब भी आक्रमण होता है इसका मतलब बंध बन रहा है, किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन के बीच में। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने हाइड्रोजन थे, 2, मैंने ईमानदारी से इसको लगा दिया। अब क्या हुआ, अब अपने को पता है ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए तो भाई चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक लोन पेयर कम क्यों किया मैंने, क्योंकि एक लोन पेयर यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन ने जब कार्बन से बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता आवेश तो जो अगर आ जाता है तो स्थायित्व को क्या कर देता है, कम। तो आप क्या कर देंगे, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, किसके रूप में, H+ के रूप में। मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन रख लेगा, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो फाइनली मुझे क्या देखने को मिलेगा, फाइनली मुझे देखने को मिलेगा CH3 CH2 और OH, ये एथेनॉल बन गया। आसान है, कर लोगे। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो आपकी अभिक्रिया है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन एल्कीन का, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। कैसे पता लगा मुझे, तो आप ये देखो, कोई भी अभिक्रिया है उसके पहले पद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ रहा है या नाभिक नहीं जुड़ रहा है। H+ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और किस पे योग हो रहा है, उस जगह पे योग हो रहा है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पाई बंद है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जुड़ कौन रहा है पहले, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो नाम क्या हो गया अभिक्रिया का, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। मध्यवर्ती कौन बनता है, कार्बन आयन बनता है। चलते हैं आगे। उसके बाद में देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बिल्कुल तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, अब सुनो भाई, ग्लिसरॉल जो है उसका IUPAC नाम क्या है, ये ग्लिसरॉल है, मैंने बनाया था स्टार्टिंग के अंदर। तो ग्लिसरॉल में आप नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लोगे तो यहाँ पर किसी भी तरफ से कर लो, 1 2 3 नंबरिंग हो जाएगी। 3 कार्बन है, तीनों पे OH लगा हुआ है, तो प्रतिस्थापी नहीं है, ये क्रियात्मक समूह है, तो प्रतिस्थापी है नहीं, तो आप सीधा क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, प्रोपेन। 1 2 3 तीनों पे OH लगा हुआ, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। उसके बाद में जो अगली अभिक्रिया है वो हाइड्रोबोरिनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका आपको समीकरण लिखना है, केवल समीकरण लिखना है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल लेक्चर जब लेके आऊंगा ना, नेम रिएक्शन, तो वहां बता दूंगा। तो देखो इसमें ये होता है कि भाई चलो मैं अलग पेज पे इसको समझा देता हूँ आपको कैसे होता है ये हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। ये कहानी है, देखो आपको 3 मोल लेने हैं एल्कीन के, कोई भी एल्कीन ले सकते हो आप। तो जैसे मान लो मैंने ये 3 कार्बन की एल्कीन ले ली, इसकी अभिक्रिया करवानी होती है BH3 के साथ। ठीक है, BH3 जो है ना वो एक लुईस अम्ल है, और एल्कीन यहाँ काम कर रही है एक तरीके से लुईस क्षार का, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पाई बंद होने के कारण। तो आपको सीधा अभिक्रिया कैसे याद रखें मैं बता देता हूं, मैकेनिज्म अलग लेक्चर में बात कर लेंगे हम। आपको ये जो कार्बन है ना, इसका बॉन्ड बोरोन से बनाना है, और ये जो हाइड्रोजन है ना, इनको निकाल के बीच वाले कार्बन पे ले आओ आप, तो तीनों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं, CH3 CH2, क्योंकि हाइड्रोजन निकल के आएगा ना, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे। ये पहले से क्या था, CH2, ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड आक्रमण करता है बोरोन पे, समझाऊंगा मैकेनिज्म में। और इसको मैं किससे जोड़ दूंगा, बोरोन से। बोरोन के तीनों हाइड्रोजन एक एक करके चले जाएंगे, क्योंकि 3 मोल ले रखे हैं मैंने, तो ये CH2 बन जाएगा। तो ये ऐसे कितने समूह लगे हैं, ये ऐसे 3 समूह लगे हैं बोरोन के ऊपर। इसका नाम क्या है, ऊपर लिख देता हूं मैं, इसका नाम है ट्राई एल्किल बोरेन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन। उसके बाद क्या कर दोगे आप, इसके बाद यहां पर आपको लेना होता है क्या, यहां पर आपको क्षार लेना होता है। तो मैंने एक तो H2O2 लिया जाएगा, साथ में आपको लेना होगा यहां पर क्षार, तो सिर्फ H2O2 लिख दें, और यहां पर ले लें OH-। ठीक है, तो यहां पर एक तरीका बता देता हूं आपको, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप, बोरोन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को, OH लगा दो और एक OH इधर लगा दो। ऐसा आपको कितने मोल पे करना है, 3 मोल पे करना है। तो 3 मोल पे करोगे, जो उत्पाद होगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। ये अभिक्रिया को याद करने का तरीका। ऐसे कितने मोल मिल जाएंगे मुझे, 3 मोल, क्योंकि 3 एल्किल समूह है। और बोरोन पे 3 OH जाएंगे, तो देखो क्या बनेगा, बोरोन पे 3 OH जाने से ये बोरोन, इसके ऊपर 3 OH जाएंगे तो BOH3 बन जाएगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, H3BO3। ये समीकरण है, इसको याद कर लेना। इसकी जो क्रियाविधि है उसकी बात हम डिटेल लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा ना नेम रिएक्शन का, उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इसको हाइड्रोबोरिनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये ट्राई एल्किल बोरेन बना हुआ है, H2O2 OH- बना हुआ है, H3BO3 बोरिक अम्ल होता है, एल्कोहल बन गया। एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम लिखिए। देखो
ये भी एस्टीकरण भी है ना, डिटेल मैकेनिज्म अगर हम करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ। ये अभिक्रिया जो है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ये डार्जन अभिक्रिया है, तो इसको तो आप कर लोगे। उस ऊपर वाले को समझ लो। देखो एस्टीकरण कैसे होता है, एस्टीकरण की कहानी समझो। पहले तो अभिक्रिया देखो एस्टीकरण कैसे होती है। एस्टीकरण अभिक्रिया होती कुछ ऐसे, देखो एक तो हमारे पास एसिड होता है, तो जैसे मान लो मैंने एसिड ले लिया, एसिड की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है, ये तो एसिड है, इसको बोलते हैं आप अम्ल, और इसकी अभिक्रिया करवानी है अल्कोहल से, R-OH। ठीक है, अल्कोहल जो है ना भाई, इसमें आपको पता है कार्बन पे चार्ज कैसा है, अल्कोहल में कार्बन पे चार्ज, सॉरी एसिड में यहाँ कार्बन पे चार्ज है धनावेश और ऑक्सीजन पे चार्ज है ऋणावेश। कारण क्या है इसका, क्योंकि कार्बन जो है ना वो एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ये जो कार्बन है ना आपका, जिसपे पॉजिटिव आ रखा, इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। मतलब ये वो केंद्र है जिसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह है, क्योंकि कमी चल रही इलेक्ट्रॉनों की। और अल्कोहल में जो आपका ऑक्सीजन है ना, वो कितने लोन पेयर लेके बैठा है भाई, 2 लोन पेयर, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होते हैं वो किसका व्यवहार करता है, वो व्यवहार करता है नाभिक स्नेही का। और ये जो अभिक्रिया होती है ना भाई, ये आपकी H+ लिख देता हूं मैं, एसिडिक मीडियम में हो जाएगी, सही है। और इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं लेकर के आऊंगा। तो अभी इतना समझो आप, नाभिक स्नेही जो है ना, इसका आक्रमण होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पे, ठीक है। और जब ये अटैक हो जाएगा तो पूरा प्रोसेस जो है ना वो एक मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, वो हम मैकेनिज्म में बात करेंगे। मैं उत्पाद पे जा रहा हूं, एस्टर बनता है। अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है, अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनता है एस्टर, क्योंकि मुझे बस ये सवाल समझाना आपको, तो मैकेनिज्म हम कभी फिर से डिस्कस करेंगे। यहां एस्टर बनता है RC डबल बॉन्ड O और OR, ठीक है, R- आ जाएगा। क्लियर। ऑक्सीजन को जोड़ दिया मैंने किसके साथ, कार्बन के साथ, देखो ये जुड़ गया, R- लगाओ ना, देखो ये वाला। यहां से क्या हट गया, देखो OH हट गया, यहां से क्या हट गया है, H हट गया, तो आप माइनस करके क्या लिख सकते हो, माइनस करके लिख सकते हो आप H2O। ये किसका निर्माण हो गया, ये निर्माण हो गया है एस्टर का। अब देखना भाई, एक बात सुनना ध्यान से, दो चीजें होती हैं जो इस एस्टरीकरण अभिक्रिया के वेग को या क्रियाशीलता को प्रभावित करती हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई जो अम्ल होगा ना आपका, उसमें ये जो कार्बन है, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, इसको जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, अच्छी लैंग्वेज में अगर लिखें तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, उतना ही जल्दी अल्कोहल का या उतना ही तीव्र आक्रमण होगा अल्कोहल का, पहली बात तो आप ऐसा अम्ल लें जिसमें इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा हो, ताकि नाभिक स्नेही जल्दी आक्रमण करे, ठीक है। दूसरा फैक्टर यह है कि जो अल्कोहल जिसका आक्रमण हो रहा है ना, उस पे लगा हुआ एल्किल समूह छोटा हो। छोटा मतलब जिसमें कार्बन संख्या कम हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये एल्किल समूह बड़े आकार का होगा, तो जब ये आक्रमण करने जाएगा ना, तो अम्ल में पहले से लगा हुआ जो एल्किल समूह है ना, वो इस एल्किल समूह से प्रतिकर्षित होगा। तो मतलब छोटा एल्किल समूह या कम कार्बन का एल्किल समूह अगर मैं लगा के रखूंगा, तो ये आक्रमण जल्दी करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कम कार्बन का एल्कोहल एस्टरीकरण अभिक्रिया जल्दी करवाएगा? बस ये कंक्लूजन है, दो बातें हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही ज्यादा होना चाहिए अम्ल आपका, दूसरा जो आपका एल्किल समूह एल्कोहल का वो छोटे आकार का होना चाहिए, त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। इससे आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो भाई, यहां पर हमें जो एल्कोहल दे रखे हैं, उन एल्कोहल के अंदर क्या कहानी है, ये रहे एल्कोहल, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 4। तो जहां कार्बन कम है वहां पर क्रियाशीलता क्या रहेगी भाई, ज्यादा रहेगी। चलते हैं आगे, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ये PCl5 के साथ अभिक्रिया है, तो भाई 1 मोल ही अल्कोहल चाहिए। PCl3 होता तो कितने चाहिए होते, 3 मोल। तो यहाँ POCl3 बाहर जाता है। इसको देखो कैसे याद करेंगे आप, तरीका बताता हूं याद करने का। नए पेज पे चलते हैं, चलो यहां पर इसको कैसे रिएक्शन करवाएंगे आप, सुनिए भाई ध्यान से, बहुत काम की बातें चल रही हैं। ये है अपने पास में, देखो अल्कोहल, ये मैंने अल्कोहल लिया, क्या लिखेंगे हम, CH3 CH2 और इसके साथ में क्या है, OH। PCl5 को ना आप ऐसे लिख लो, अगर याद नहीं हो रही है ना ये अभिक्रिया, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देखो इसको कैसे आप ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखने का तरीका ये है कि आप यहां से है ना POCl3 को बाहर निकाल दो। किसको बाहर निकाल दो, POCl3 को।
ये लो जी, ये POCl3 बाहर गया, और एक इस H प्लस को Cl माइनस के साथ बाहर निकाल दो, तो देखो फाइनली जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा ऐसा कि यहाँ पर CH3 CH2 बचा है, तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3, इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2। अब देखो POCl3 गया एक तो बाहर, एक H प्लस और Cl माइनस HCl बाहर गया, तो केवल Cl ही बचा है यहाँ, तो इस Cl को कार्बन के साथ ले जाके जोड़ दो, प्लस POCl3, और यहां एक उत्पाद आपका क्या बना, HCl। ठीक है भाई, तो ये आपकी रिएक्शन है अल्कोहल की PCl5 के साथ अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, इसको याद भी कर लेंगे अब। और जितनी जो रिएक्शंस है ना, इनको जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको ये याद नहीं रहेंगी भाई, लॉन्ग लास्टिंग तभी याद रहेंगी। उसके बाद देखो ये है अल्कोहल में संगुणन की प्रवृत्ति। तो देखो अल्कोहल जो होता है ना, उसमें आपके एक अणु का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे अणु के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, जो है ना, देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा अणु जो है ना अल्कोहल का, ROH, ये ऑक्सीजन जो है ना दूसरे अणु का, ये एक अणु के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है ना डॉटेड लाइन वाला, ये कौन सा बंद है, हाइड्रोजन बंद है। ऐसे यहाँ पर है देखो, तो इसने बताया कि ये हाइड्रोजन बंद बन रहा है। ठीक है, कौन सा है, अंतराण्विक, मतलब दो अणुओं के बीच में संगुणन हो जाता है। फिनोल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, तो एस्प्रीन बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, एस्प्रीन बनाना ध्यान रखना। तो पहले तो फिनोल की NaOH से अभिक्रिया, तो H प्लस और OH माइनस H2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्या चला जाएगा, सोडियम। फिर CO2 से रिएक्शन करवाओगे तो ये सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। ये जो सोडियम सैलिसिलेट है, इसकी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे ना, तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना यहाँ वाला सैलिसिलेट आ रहा है, देखो ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव रहता है, इस नेगेटिव के ऊपर आप किसको जोड़ देंगे, इस नेगेटिव के ऊपर आप जोड़ रहे हैं HCl से H प्लस को, तो O माइनस पे जाने से H प्लस COH बन गया। फिर किससे अभिक्रिया करवा दोगे आप, ये आपका क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से OH अभिक्रिया करेगा, और ये जो प्रोडक्ट बन के आया ना इसको एस्प्रीन बोलते हैं। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ये बोर्ड भी पूछ सकता है, इस एस्प्रीन का IUPAC नाम आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैं वहां पर देखूंगा कौन कौन आंसर करता है इस चीज का। उसके बाद में देखो जो दूसरा प्रोडक्ट हमें पूछा है वो सैलिसैलिहाइड है, तो इनको मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं नेम रिएक्शन का अलग से लेक्चर लेके आने वाला हूं। तो यहाँ पर फिनोल है, फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है, NaOH की उपस्थिति में है। पहले तो क्या बन रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो अल्फा सॉरी ऑर्थो कार्बन है ना, इस ऑर्थो कार्बन पे CHCl आ जाएगा। फिर आप NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल होते नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, H2 बाहर निकाल देंगे, CHO आ जाएगा। फिर आपका जो ONA है ना, इसमें ऑक्सीजन के नेगेटिव पे H प्लस भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका सैलिसैल्डिहाइड। तीसरा जो प्रोडक्ट है, तीसरा नहीं दो ही है बस इसके अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, यहां है निम्नलिखित समूहों के यौगिकों का उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो क्वथनांक में दो बातें मैं आपको बता चुका हूं, सारे के सारे आपके अल्कोहल हैं, तो आप ये देख लो कि भाई अल्कोहल जो है ना उसमें कार्बन संख्या ज्यादा कहाँ है, कार्बन संख्या ज्यादा होगी ना तो वहां पर अपने पास में क्वथनांक जो है वो क्या आएगा, ज्यादा। उसके बाद में दूसरे सवाल में देखो अल्कोहल है, ये एल्केन है 4 कार्बन का, ब्यूटेन है, पेंटेनेल मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, और एथॉक्सी एथेन है। इनमें देखो भाई क्वथनांक ज्यादा कब होता है, क्वथनांक ज्यादा तब होगा जब जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। तो एन ब्यूटेन में कोई हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं है क्योंकि कोई भी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नहीं है एल्केन के अंदर, सिर्फ अगर एल्केन है तो। एन ब्यूटेन होता क्या है मैं बना देता हूं, ये एन ब्यूटेन है, तो भाई इसमें कहीं पर भी संभावना नहीं है हाइड्रोजन बंध बनने की, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होना जरूरी है हाइड्रोजन बंध बनने के लिए। एथॉक्सी एथेन क्या होता है, तो एथॉक्सी एथेन ही होता है, देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन और CH2 CH3, ये एथॉक्सी एथेन है। तीसरा पेंटेनेल है, पेंटेनेल का मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और H, ये पेंटेनेल है। और सबसे लास्ट में पेंटेन वनोल है, मतलब 5 कार्बन का अल्कोहल है, उसको आप बना लेना सीधा, 5 कार्बन की श्रृंखला होगी। सबसे ज्यादा संभावना हाइड्रोजन बंध बनने की पेंटेन वनोल में, उससे कम एल्डिहाइड में, उससे कम ईथर में, और सबसे कम किसमें, एन ब्यूटेन में। तो भाई सब ये ऑर्डर बन जाएगा ऐसे, ये किसका, क्वथनांक का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद पहचानो। तो देखो मुख्य उत्पाद जो है इस वाली अभिक्रिया को हमने पढ़ा है अभी, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे आप CHO लगा देना बस, ये लगा हुआ। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया है, तो यहां बेंजीन बनता है,
ये राइमर टीमान अभिक्रिया है। Zn और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के ZnO बना देते हैं, तो हाइड्रोजन वापस से रिंग के ऊपर आ जाएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा ना तो बेंजीन बन जाएगा। नीचे दे रखा प्रोडक्ट आपको। फिर उसके बाद में जो अगली अभिक्रिया है ये है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, इसको भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ आपको अगर CCl4 मिल जाए ना, याद कैसे रखोगे, CCl4 मिलेगा तो मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाऊंगा ऑर्थो पे, और अगर मुझे CHCl3 मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, CHO। करेंगे इनकी बात आगे डिटेल लेक्चर के अंदर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उत्पाद की संरचनाएं बताइए। तो भाई ये आपका एल्कीन जो है ना उसका जलयोजन हो रहा है, सही है। यहां पर ये एनसीईआरटी के सवाल है, तो इनको मैं एक एक करके सॉल्व करता हूं। देखें भाई, सबसे पहला जो सवाल है अपने पास में वो एल्कीन है, इसका जलयोजन H2O लिखा हुआ हो, H+ लिखा हुआ हो, समझ जाइए भाई अम्लीय माध्यम में जलयोजन करवा रहे हैं, और इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको गलत मत करके आना, 5-10 बार लिख के देख लेना भले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एल्कीन है अपने पास में। देखो एल्कीन क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CH2। H+ का काम क्या है बता चुका हूं पिछली रिएक्शन के अंदर, पहले H+ जुड़ेगा। अब देखो यहां ध्यान रखना भाई ध्यान रखने की बात यह है कि H+ जो है ना वो या तो इस कार्बन पे जाए या किनारे वाले पे आए, दो जगह ही जा सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड इन दोनों का ही है। तो हमें इस H+ को उस कार्बन पे जोड़ना है जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन लगे हैं। कारण यह है क्योंकि अगर मैं किनारे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ता हूं ना तो बीच वाले को नुकसान होगा, और बीच वाले को नुकसान होगा तो यहां पॉजिटिव आएगा। और ये जो कार्बोकेटाइन है ना ये कितने डिग्री है, ये है 2 डिग्री। अगर मान लो मैं बीच वाले पे हाइड्रोजन जोड़ देता, मैं आपको संभावना बता देता हूं, अगर मैं बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ देता तो ये बनता, अब किनारे वाले को नुकसान होता तो पॉजिटिव यहां आता। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये एल्कीन का जो अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन है ना भाई, इसमें मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बन रहा है, और हम वो कार्बोधनाइन बनाएंगे जो ज्यादा स्थायी होगा। अब क्या करेंगे, अब H2O को ले आओ, बस पढ़ चुके हम पीछे इसको। H2O में ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, आक्रमण करवा दो। आक्रमण करवा देंगे तो अब मैं सीधा जोड़ रहा हूं ना, वी प्रोटोनीकरण नहीं करूंगा अब मैं। यहां H2O जुड़ता है फिर H+ निकल जाता है तो ये बचेगा, ठीक है। और अगर यहां जुड़ता H2O तो किनारे पे OH लग जाएगा। लेकिन मुख्य उत्पाद यहां बनेगा, ये मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा बनती है, ये अल्प उत्पाद बनेगा ये भी लेकिन कम मात्रा में बनेगा, किनारे पे OH लग जाएगा। अगर पूछे कि संभावित उत्पाद बनाओ तो संभावित उत्पाद में क्या हो जाएगा, मैं यहां पर H2O जोड़ दूंगा तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें किनारे पे लगा देंगे हम OH को, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल, और वहां क्या बन रहा है, प्रोपेन 2 ऑल। ये अल्प उत्पाद है, कम मात्रा में बनता है, ठीक है। यहां कौन से नियम की पालना करवाई हमने यहां हमने पालना करवाई है मार्कोनिकोफ नियम की। मार्कोनिकोफ नियम, असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अभिकर्मक का योग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। NaBH4 दे रखा है, तो NaBH4 क्या करता है भाई, NaBH4 जो है वो केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित करेगा। यहां कौन कौन नजर आ रहा है, देखो जो आपको कंपाउंड लिख करके दिया है इसमें यहां एस्टर है, देखो ये क्रियात्मक समूह किसका है, एस्टर का है। तो याद रखना एस्टर जो है इसको अपचयित नहीं करता है NaBH4, किसको करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। ये रहा कीटोन, देखो अपचयन करते कैसे हैं, तो देखो आपको सिंपली एक काम करना है, ये जो आपको रिंग दिख रही है ना इसको तो छोड़ दो, इधर तो जो भी है ना उसको तो हटाओ, वो तो होगा नहीं, वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना इस पे सिर्फ एक काम करना आपको, ये बॉन्ड कम कर दो, तोड़ दो, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो और एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो, बस। तो देख लो भाई, यहां कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगा देंगे भाई, हम H लगा देंगे, यहां क्या आ जाएगा OH, कर लोगे भाई। और एक चीज और बता देता हूं आपको, ये गलत किया हुआ है इसने, यहां पर रिंग के अंदर है ना ये एरोमेटिक जो सर्कल बना रखा है इसको मत बनाना आप, ये गलत बनाया हुआ है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता ज्यादा हो गई यहां। तो समझ रहे हो बात को, क्योंकि मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा ना तो हाइड्रोजन नीचे वाले कार्बन पे भी आएगा, तो फिर संयोजकता ही पूरी नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी संयोजकता। तो ये सर्कल है ना ये हटा देना, ये गलत लगाया रखा इसने। उसके बाद में जो अगला सवाल है ये HI है, तो देखो भाई HI के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो मैं पीछे भी आपको एक रिएक्शन करवा चुका हूं, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो HI के साथ ये लिखा हुआ है दुर्बल अपचायक, एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करता है, एस्टर का नहीं करता है। तो HI को आप कैसे करवाओगे, HI को करवाने का तरीका ये है कि आप जो आपका ऋणावेशित भाग है ना HI का, यहां लिखा हुआ है HI में एक तो H+ है और एक क्या है I-, जो ऋणावेशित भाग है ना वो छोटे एल्किल समूह की तरफ जोड़ेंगे, तो यहां आयोडीन आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा H, ठीक है। ये लिखा हुआ है ईथर से कार्बन ऑक्सीजन बंध वितरण SN2 अभिक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि ये जो HI जुड़ रहा है ना ये SN2 के अनुसार जुड़ता है, और SN2 के अनुसार अगर जुड़ेगा ना तो हमारा जो नाभिक श्रेणी है ना I-, वो उस एल्किल समूह पे जुड़ेगा जो छोटा है, ठीक है। क्योंकि SN2 में 1 डिग्री हैलाइड होता ना, क्रियाशीलता ज्यादा किसकी होती है, 1 डिग्री हैलाइड की।
या जो I माइनस है ये उस कार्बन पे आक्रमण करेगा जहां पर भीड़ कम हो। तो ये जो I माइनस है ना, ये कहां जाके जुड़ेगा, ये I माइनस आपका जुड़ेगा उस कार्बन पे जहां भीड़ कम है, ना कि इधर इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हैं, पहले से 2 लगे हैं, तो CH3I बन जाएगा, और इधर H प्लस जोड़ूंगा तो OH बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल ही है। ठीक है भाई, उचित ग्रिग्नार अभिकर्मक से निम्न एल्कोहलों के निर्माण को समझाइए। तो मैं एक आपको करके बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी, और बाकी आप खुद से करके देखेंगे। तो देखो भाई, मेरे पास में जो पहला एल्कोहल है ना, वो 1 प्रोपेनॉल है। इसको बनाना मुझे, ऐसे सवाल को आप डील कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा भाई इस चीज को। ऐसे केसेस को आप डील कैसे करेंगे, मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1ऑल। तो देखो मैं पहले प्रोडक्ट लिख लेता हूं जो मुझे बनाना है। ऐसा सवाल जब भी आए ना, तो आप पहले ये देख लो कि जो अल्कोहल मुझे बनाना उसमें कार्बन कितने हैं। तो इस अल्कोहल में कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, इस अल्कोहल में कार्बन दिख रहे हैं 3। ठीक है, अब अगर ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल जब भी बनाना होगा ना ग्रिग्नार अभिकर्मक से, तो मैं किसको लूंगा, मैं लूंगा फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड, उसको लूंगा। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना, वो क्या होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, HC डबल बॉन्ड O और H। अब देखो एक कार्बन तो इसमें ही आ गया, और मुझे अल्कोहल में कितने कार्बन चाहिए, 3 चाहिए। तो मैं 2 कार्बन का ग्रिग्नार अभिकर्मक लेकर के आऊंगा। 2 कार्बन का ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसे लिखूंगा, देखो ये आ जाएगा CH3 CH2, इसके साथ मैं किसको लगा दूंगा, Mg और I, RMgX। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए, धातु से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है ना, उस पर ऋणावेश आएगा और धातु पे आएगा धनावेश। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन पे आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश होता है। अब ये तो अभिक्रिया लिख दी मैंने, इसकी क्रिया विधि कैसे होगी वो समझो। तो इसको मैं वापस से लिखता हूं नीचे, मैकेनिज्म कैसे होगी वो समझो। यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास है CH3 CH2, इसके साथ मैंने क्या लगा रखा है, Mg और I। कार्बन पे आंशिक ऋणावेश दिखा दो, धातु पे आंशिक धनावेश दिखा दो, या कंप्लीट चार्ज दिखा दो, माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपको आंशिक आवेश दिखाना है HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है H। इस कार्बन पे आंशिक धनावेश और इस ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश। अब होता यह है कि देखो ये वाला जो हिस्सा ना जिस पे ऋणावेश आ रखा है, ये नाभिक स्नेही का काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो इस माइनस का आक्रमण आप यहां इस कार्बन पे करवाओ। तो डबल बॉन्ड किस पे जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन पे। अब देखो जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है आप लोगों को। आप लिखना चालू करो यहां से। तो क्या है, देखो CH3, इसके साथ क्या है CH2। इस कार्बन का बंध इस कार्बोनिल के कार्बन से बनाना है, तो यहां कार्बन है, और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो आप लगा दो दोनों हाइड्रोजन, लगा दिया मैंने, देखो आप। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया तो सिंगल बचा, सिंगल बचा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऋणावेश। दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए ना आपने इसको, तो ऑक्सीजन पे क्या है, ऋणावेश। और अब इस ऋणावेश पे किसको जोड़ेंगे, MgI को, MgI। इस Mg पे पॉजिटिव दिखा दो। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपका बन चुका है योगात्मक उत्पाद, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। अब आप क्या लिखोगे यहां पर, या तो आप सिर्फ H प्लस लिख दो, या फिर आप लिख दो H3O प्लस। ये आपको क्या दे देगा, H प्लस दे देगा। उस H प्लस को कहां भेज दोगे, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और OH, सिंपल। ठीक है, बाकी जो है वो सह उत्पाद है MgI, उसको लिखना इतना जरूरी नहीं है। तो मेन पॉइंट जो है ना वो ये है, आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी आप ऐसे ही करोगे। आप ये चेक करोगे कि अगर मुझे एल्कोहल बनाना है कौन सा, 1 डिग्री, तो मैं पहले तो ये चेक करूंगा कि भाई उसमें कार्बन कितने आने हैं, 3 कार्बन का आना है। तो मुझे पता लग गया कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाने से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो एक कार्बन तो मेरा कौन लेके आ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैं 2 कार्बन का क्या ले आऊंगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक, तो हो जाएंगे 3 कार्बन। अगर मुझे 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मैं किससे अभिक्रिया करवाऊंगा, यहां कीटोन से। वैसे ही कार्बन चेक करूंगा कि कितने कार्बन है 2 डिग्री अल्कोहल में। और 3 डिग्री अल्कोहल की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी अलग होती है, उसको हम बात करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक की। उसमें आप एस्टर से कैसे रिएक्शन करवाते हैं, और एसिड हैलाइड से बनता है वो। 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे भाई, इसको जरूर देख लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्वेश्चन जरूर आता है। अब चलते हैं आगे, इनको आप खुद करके देखेंगे। जो बाकी अल्कोहल है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल और 2 प्रोपेनॉल, इधर दे भी रखे इनके आंसर, तो आप चेक भी कर सकते हो आराम से। 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में देखो ये अपने को क्या काम में लिया हमने, 3 डिग्री अल्कोहल में हमने कीटोन को काम में ले रखा है। हाँ सॉरी, एक चीज मैं गलत बोल गया।
अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, गलत गलत बोल गया मैं, और 3 डिग्री एल्कोहल बनाना तो कीटोन। वो एडिशनल है कि कीटोन से अगर आप नहीं बना रहे हैं तो एस्टर से ही बना सकते हैं और अम्ल हैलाइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे तो कीटोन ले आए हम, प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगा जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। आप फिनोल को निम्न से कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दो, तो एक तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये रहा, इसकी NaOH से अभिक्रिया होगी तो पहले तो अम्ल क्षार अभिक्रिया से लवण बन जाएगा जिसको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं, और फिर NaOH से वापस रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, देन उसका आप HCl से रिएक्शन करवा के क्या बना देंगे, फिनोल। क्यूमीन वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसको क्यूमीन को आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं। O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो देखो O2 क्या करता है, O2 जो है ना वो ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में चला जाता है, इस वाले में, ऐसे दिखाता हूं इसको, देखो ये कहानी है, ये कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है एक, और दो क्या है CH3। तो जब आप O2 से रिएक्शन करवाओगे ना, प्लस करके O2 लिख दो O2 से रिएक्शन करवाओगे तो ये O2 इस यहां भेज दो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, क्योंकि मुझे ये रहता है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो इसलिए कोई बात अगर मैं भी थोड़ी सी एक बात जो गलत बोल गया उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये है, ठीक है। इसको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं क्योंकि पेरोक्साइड बन गया ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वाला। फिर अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन होगी ना तो देखो ये क्या होगा, ये जो OH है ना आपका, ये रिंग पे आ जाएगा, तो एक तो क्या बन गया फिनोल, और ये क्या बन जाएगा देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन। तो आपको अभिक्रिया ऐसे भी लिख के दे सकता है, जैसे ये लिख के दे देगा क्यूमीन, फिर O2 कह देगा बताओ A क्या बनेगा, ठीक है, फिर H+H2 लिख करके दे देगा और फिर कह देगा बताओ B+C क्या बनेंगे। तो अगर आपको रिएक्शन याद है ना तो आपको ऐसे भी लिख के दे देगा तो भी कर सकते हो आप आराम से। ये सिक्वेंशियल रिएक्शन होती है ना, इससे घबराना नहीं है हमें, है ना। आप ये देखो कि भाई ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, कौन सी अभिक्रिया में पढ़ा था, तो प्रोडक्ट बनाना फिर वहां और ज्यादा आसान हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सिक्वेंशियल रिएक्शन हमसे होती नहीं है, हो जाती है, बस थोड़ा सा रिकॉल करो चीजों को। क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH की अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे होती है क्योंकि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन आसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, NaOH से रिएक्शन होके पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर HCl से रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, फिनोल। क्यों नहीं है आसान नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, वो मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। एथेनॉल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन अभिक्रिया, तो भाई ये अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, कैसे होता है। और फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो समझा देता हूं मैं, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन कैसे होगा एथेनॉल का, सॉरी अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, ठीक है। एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो देखो एथेनॉल ये होता है भाई CH3, इसके साथ क्या है CH2 और इसके साथ में क्या है OH। एक बात ध्यान रखना भाई, निर्जलीकरण जो होता है ना एल्कोहल का, उससे एल्कीन बनता है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना ये मजबूत बंद होता है, प्रबल बंद होता है, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, इसलिए अम्ल उत्प्रेरित अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण करना पड़ता है। अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि पहले पद में H+ जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना वो इस H+ पे आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा तो देखो ये बनेगा CH3 CH2, इस ऑक्सीजन पे एक तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, 3 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर एक बचेगा, चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल रख नहीं सकता, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आप ऑक्सीजन के ऊपर ब्रेक कर देंगे पूरी तरीके से। तो यहां से देखो क्या बाहर जाएगा, H2O। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे -H2। अब देखो ये बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। देखो इस निर्जलीकरण में भी कार्बोधनाइन बन रहा मध्यवर्ती। अब क्या होगा, जो आपका कार्बोधनाइन बना ना उसको ऐसे लिख लो आप, क्या मैं इस एक हाइड्रोजन को बाहर दिखा लूं कोई दिक्कत नहीं है, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को हटाना है, हटाएगा कैसे, देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, इनको यहां शिफ्ट कर दो। यहां शिफ्ट करने का मतलब है कि भाई हाइड्रोजन चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आने से इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजन निकला है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो किसके रूप में बाहर जाएगा, H+ के रूप में। जो हमने H+ लिया था पहले पद में वो वापस दे दिया, क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे करते लेक्चर जो है वो लंबा हो ही जाता है। खैर उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल को जो आपकी वाष्प है कि वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर धातु की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, तो जो उत्पाद है वो क्या बनेगा। प्रागुक्ति करने का मतलब होता है कि क्या उत्पाद बनेगा। तो भाई ये जो है अभिक्रिया जो है ना वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हटेगा,
तो हाइड्रोजन हटाने का तरीका बता देता हूं मैं आपको यहां पर कैसे हटाना होता है हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन हटाना होता है जो OH वाला होता है, वो हाइड्रोजन हटा दो, और एक OH से जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन है ना उस पे से हाइड्रोजन हटा दो। तो ये OH का जो ऑक्सीजन वाला है ना, ऑक्सीजन, वो और अल्फा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो एल्डिहाइड बनेगा। इस एक को मैं थोड़ा सा ओपन करके समझा देता हूं, बाकी सब में वही होना है। जिसमें नहीं होगा उसको मैं बता दूंगा भाई कहाँ नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या लगा हुआ है, OH। तो एक तो ये बॉन्ड खत्म करना आपको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और एक ये खत्म कर दो, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, CH3, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, तो उस एक हाइड्रोजन को आप लगा दो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। यही बना हुआ CH3CHO। ठीक है। ऐसे ही 2 डिग्री एल्कोहल में होगा। 3 डिग्री एल्कोहल में आपको इस OH से जुड़े हुए कार्बन पे कोई हाइड्रोजन मिलता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये जो हाइड्रोजन है ना ये बीटा कार्बन से लोगे। OH से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, बीटा। और यहां जो अभिक्रिया हो रही है ना, ये विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण जो है ना, ये विलोपन की पालना कर रहा है। यहां पे आसान नहीं है 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो आप OH और H जो है ना वो अल्फा और बीटा से लेंगे, तो अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, एल्कीन बनेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से या विहाइड्रोजनीकरण से, दोनों एक ही बात है, एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन। ठीक है। फिनोल की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो फिनोल को अगर आप K2Cr2O7 जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अगर इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये पैराबेंजोक्विनोन बनता है, याद कर लेना इसको। ये रिएक्शन मैं बता चुका हूं पहले ही। सांद्र HNO3 लेके आते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसका आपको IUPAC नाम भी जो है ना ध्यान रखना है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पूछ लेगा। उसके बाद में ये परिवर्तन है भाई, तो ये वही रिएक्शन है फिर से, कौन सी, यहां तक तो कौन सी अभिक्रिया होगी, डार्जन। फिर एल्कोहलिक केसियन लाओगे, बता चुका हूं भाई। एल्कोहलिक केसियन का मतलब क्या होगा, एल्कोहलिक केसियन का मतलब ये कि यहां पर आपको Cl- और K+ को हटाना है और साइनाइड को जोड़ देना है। कर लोगे भाई। एल्कोहलिक KOH होता ना तो आप क्या करते, विलोपन करवाते। तो यहाँ केसियन है, एल्कोहलिक केसियन है, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन करवाओगे, Cl को हटा के Cn जोड़ दोगे। जल अपघटन करवाओगे तो साइनाइड को एसिड में बदलते हैं, Cn को एसिड में बदलते हैं। कार्बन कम मत कर देना, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 ही कार्बन का एसिड बनेगा। फिर LiAlH4 लोगे आप, तो LiAlH4 जो है वो इस अम्ल का क्या कर देगा भाई, इस अम्ल का अपचयन कर देगा, और अम्ल के अपचयन से क्या बना देगा, एल्कोहल। और LiAlH4 ही कर सकता है ये काम, क्योंकि ये प्रबल अपचायक है। तो अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। कार्बन संख्या नहीं बदली देखो पूरी रिएक्शन के अंदर। इनको मैं डिटेल में फिर कभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि लेक्चर फिर जो है वो आपका लंबा हो जाएगा। तो ये ईथर की रिएक्शन है, इनको हम करेंगे डिस्कस अगले लेक्चर में। अभी भी इसमें काफ़ी बातें रह गई हैं। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया रह गई है, और एक अपने पास में ये रिएक्शन रह गई है, तृतीयक एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया SN1 के द्वारा संपन्न होती है। तो इनको मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा, छोटा सा एक लेक्चर और बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा नहीं हो जाए लेक्चर। तो ये जो बातें बताई है इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। सारी जो बातें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको चीज़ें सिर्फ याद करनी है कि भाई मुझे सिर्फ एज इट इज़ याद करनी है, तो सीधा लिखा हुआ है ही है। और आपको कोई बात जो है वो याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक्सप्लेनेशन इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।